Welcome back, everyone. We are going to start our next session. This session focuses on creating solutions that stand out and define a new unique value proposition that clearly communicates the value offered to customer. For this session, I would like to call our speakers on the dais. Okay, welcome back everyone. I hope you had very good lunch. तो स्टार्ट करें अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। और किसी को ऐसा लग रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है, हाँ, अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है ना? ऐसे तो नहीं लग रहा वेस्ट ऑफ टाइम है सर जी? किसी को लग रहा है ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम? क्योंकि बहुत मेरा ऐसा डिस्कशन चल रहा था और हमें बूट कैम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सबको क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है बच्चों के लिए, ठीक है आप लोग बच्चों के लिए बूट कैम्प करते हो। अभी सर भी 4-5 जगह पे जाके आए, शिलोंग वगैरह में भी, शिलोंग, लुधियाना, कहाँ कहाँ जाके आए। और बच्चों के लिए हम बूट कैम्प करते हैं, बच्चे आइडियाज़ लेके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनको फंडिंग मिलती है और स्टार्टअप बनता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब अन्याय, अत्याचार हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो ऐसा सोचना भी जायज़ है, बट जिस इनोवेशन इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, वो इनोवेशन इकोसिस्टम हमसे शुरू होगा और हम पे ही ख़त्म होने वाला है। मतलब हम एज अ एजुकेटर या टीचर हम बोल सकते, प्रोफेसर बोल सकते, कहीं ना कहीं ये हमसे शुरू होता है, हम पे ख़त्म होता है। और जब तक ये सारी चीज़ें हम नहीं समझ लेते, तब तक कोई बच्चा अगर हमारे पास आ भी गया कि मुझे बिजनेस करना है, तो हम उसको बोलेंगे कि क्या पागल है, कि क्यों करना है बिजनेस, अच्छा जॉब वॉब करो। और ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज होना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है इंडिया में। मैंने 4 साल पहले हमारे कॉलेज में मैंने इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया, हमने सेक्शन 8 कंपनी इस्टेब्लिश की। देन वी स्टार्टेड, स्टूडेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू अस कि सर हमें बिजनेस करना है, हमारी ये आइडिया है, वो आइडिया है। और 3 साल लगातार ऐसे होता रहा कि स्टूडेंट्स ने पूरा पार्टिसिपेशन किया। हम उनको हैदराबाद लेके गए, टी हब एक हैदराबाद का बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ उनके साथ हमने टाई अप किया और वहाँ पे उनका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सेंटर लैब है, उसके साथ हमने टाई अप किया। स्टूडेंट्स आते थे, अपना प्रोटोटाइप बनाते थे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हमने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पहले साल में 5 कंपनीज रजिस्टर हुई प्राइवेट लिमिटेड। आई थॉट इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। जैसे ही प्लेसमेंट का टाइम आ गया सब लोग भाग गए। जैसे ही प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि एक बंदा था जिसका मतलब आइडियाज़ भी अच्छी थी, आइडिया मैं आपको बताता भी हूँ। पहली कंपनी थी माधव एआई। तो ये माधव एआई जो है, इन्होंने जब चैट जीपीटी नया नया ही आने से पहले ही इनका काम शुरू हो गया था, तो एक एआई प्लेटफॉर्म ऐसा डिस्कस किया था, जैसे सर आपके घर जो श्रीमद् भगवद गीता है वैसा ही, कि आप माधव करके एक ऐप रहेगा, उसको आपके लाइफ की कोई भी परेशानी आप पूछो और वो माधव आपको आंसर करेगा श्रीमद् भगवद गीता के बेसिस पे। और बहुत अच्छा एप्लीकेशन उन्होंने डिज़ाइन किया था, बट उनके साथ भी वही हुआ। दूसरा, एक लड़की थी प्रज्ञा, उसका आइडिया था कि सेलिब्रेशन एज अ स्टार्टअप। तो सेलिब्रेशन एज अ स्टार्टअप का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे पुणे सिटीज़ में, जैसे आपने टिफ़िन का बोल रहे थे, सिटीज़ में या फिर बहुत जगह पे अकेले रहते हैं, तो उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होता। या पुणे सिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके माँ बाप यहाँ पे हैं और बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, या वाइस वर्सा। और क्यों बहुत सारे बच्चे पुणे में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप कहीं और पे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कंपनी का नाम था ब्लिसफुल बडीज़, आप इनको कॉल करो। फॉर एग्जांपल उनका बर्थडे है या फिर कुछ उनका एनिवर्सरी है, कोई भी सेलिब्रेशन है, आप उनको कॉल करो, उनको बताओ कि आज इनका बर्थडे है। तो वो 4-5 लोगों की टीम थी, वो केक वगैरह सब लेके जाते थे, उनके साथ खाना पीना खाते थे, सेलिब्रेट भी करते थे और आते भी थे। सो दैट पर्सन शुड नॉट फील अलोन ऑन दैट मोमेंट, कि उस मोमेंट पे वो अलोन नहीं हो गया। तो वो अच्छा स्टार्टअप शुरू हुआ, शुरू होने का टाइम आ गया, माँ बाप ने बोला नहीं शादी कर लो,
शादी कर ली लड़की ने, स्टार्टअप बंद हो गया। सो एक 4-5 साल से मैं ये देख रहा हूँ बार 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 बार। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है? माइंडसेट। क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं कि हमें स्टार्टअप करना है, माँ बाप का घर से कॉल आ जाता है, सर आप उनको मत बहलाओ, मत उनको, उनको जॉब करने दो, राइट? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में यही है कि जॉब इज़ गुड थिंग, जॉब ही करना चाहिए हमें। और ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट ना मोदी जी अकेले चेंज कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। उसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे कि जो सोच रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये करना चाहिए। और इसलिए ये बूट कैंप ज़रूरी है। ये इस चीज़ को समझने के लिए कदर हो सकता है कि अगर आज मैं ये सीख गया, और मैं भी एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, मेरा भी वैसा काम चलता रहता है, सर भी अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा अभी माइंडसेट ये बन गया है कि मैं मेरे बच्चों को कभी नहीं बोलूँगा कि तू स्टार्टअप मत कर। और कभी ना कभी आप अगर ये सीख गए तो आप भी कभी ना कभी जब आपका बच्चा अगर आपको बोलता है कि मुझे स्टार्टअप करना है या कुछ ऐसा करना है, तो आप उसको कंट्रीब्यूट करने में आपको हेल्प रहेगी। वैसे बच्चे भी अगर स्टूडेंट लेवल से बहुत सारे इनोवेशन स्कूल लेवल से आ रहे हैं, कल सर ने आपको बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई, उसमें दिखाया गया था कि कितने छोटे छोटे बच्चे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। बट वो आइडियाज़ लेके अगर कल हमारे पास आ गए तो क्या हम उनको गाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ये सारी चीज़ें समझ ना ले। और यही पर्पज़ है कि आज हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अभी मैंने जस्ट एक चीज़ देना चाहता था कि ये सिंपल नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं ना वो सिंपल बात नहीं है। पहली बात तो ये सबके हिस्से में आती भी नहीं है, बहुत कम लोग ये चीज़ों को समझ पाते हैं। ये सिंपल चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, इसमें माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है। और ये सब करके भी अगर ये हम समझ पाए और थोड़ा भी अगर हम कुछ कर पाए, मैंने सुबह ही सर को बोल रहा था कि हमारे यहाँ 2 लाख स्टार्टअप है, 2 लाख स्टार्टअप में से हार्डली 2-3 स्टार्टअप जो है वो $1 बिलियन स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं, यूनिकॉर्न्स है, $1 बिलियन स्टार्टअप। तो हमारे यहाँ हमने बहुत कोशिशें की, हमने पूरे इंडिया में बूट कैंप किया, सब किया। ऐसा करके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट ना आए, बट एक शहर से एक भी अंबानी अगर निकला तो पूरे इंडिया का भला हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए कि हज़ारों बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि हमें पता है कि 2 लाख स्टार्टअप अगर इंडिया में बनी है ना, उसमें से बहुत सारी फेल भी हो रही है। जितनी बनती जा रही, जितनी रजिस्टर होती जा रही है, उतने से फेल भी होती जा रही है। बट कोई तो एक 10%, 10%, 20% भी अगर वो सफल हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, राइट? जो जॉब के लिए लोग मर रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। अभी हमने कल एआई पे इतना बड़ा डिस्कशन किया कि एआई की वजह से ये होगा, वो होगा, जॉब चली जाएगी, छोटे छोटे काम अब एआई करने लगा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम अभी आने वाली है, इसका सोल्यूशन एक ही है हमारे सामने। मे बी गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे ये सब माइंडसेट बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में हमारे सामने कोई और ऑप्शन रहेगा ही नहीं। हमारे पास यही ऑप्शन रहने वाला है कि हम अपने बच्चों को बोले कि स्टार्टअप करो। और इसीलिए ये माइंडसेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, 3 दिन का प्रोग्राम है, कर लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये वो चीज़ें सब ठीक है। बट ये माइंडसेट की ज़रूरत इसलिए है कि इकोनॉमी में जो भी डिसरप्शन एआई और ये सारी चीज़ें ला रही है, नेक्स्ट 4-5 साल में ही हमें पता चल जाएगा कि हम जो आज कर रहे हैं, मे बी इतनी जल्दी लोगों को पता नहीं लग रहा है, आज इसका वैल्यू नहीं हो रही है, बट वो जल्दी पता चल जाएगा कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों है और क्यों थी और क्यों ये हमने सब किया है। तो चलो हम फिर से मैं टॉपिक पे आता हूँ। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद कस्टमर पर्सोना हमने डिसाइड किया, अब है सॉल्यूशन जनरेशन की। अभी सॉल्यूशन जो है, मैं बार बार एक चीज़, एक सेंटेंस आपको बताया जा रहा हूँ कि डोंट फॉल इन लव विद द सॉल्यूशन, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम समझ में आया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो हमें अगर सॉल्यूशन बेहतर बनाना है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आना है, इनोवेटिव लेके आना है, तो हमें उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, बार बार उसको इटरेटिव प्रोसेस जैसे बोलते हैं। तो वो अगर जब तक करते नहीं, तब तक हमें अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? हम एक जस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है, क्या रूट का कॉज है, क्यों होता है ये सब? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या लगता है? ये बाकी सब चीजें छोड़ दो, मुझे बस बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कॉन्क्रीटीकरण, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। चलो फिर रीजन से ही स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? भ्रष्टाचार से वजह से होता है, और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, हेवी व्हीकल्स, राइट, मटेरियल सही यूज नहीं कर रहे, वो भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, ठेकेदार अच्छा नहीं है। हाँ, पानी पानी की निकासी सही नहीं है, मतलब वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। हाँ यहाँ तो कंपटीशन लगेगी सर। और उसकी शिकायत करवाई। शिकायत जहाँ तक पहुँची वहाँ तक मेरा नाम भी पहुँच गया। मेन कौन है पर्दे के पीछे? तो सबसे पहले मेरे को टारगेट बनाया गया। इसके बाद में पता चला कि फाइलों में वो रोड बन चुकी है। अब न तो उस पर कोई पैचवर्क होगा, न डबल से कोई रोड बनेगी, और न फिर मेरी हिम्मत हुई कि मैं डबल से कोई इसके लिए कोई कदम उठाऊं। फाइलों पे ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो अब फिर से नहीं बन सकती। उसका भी मुझे खामियाजा उठाना पड़ा कि जो नेता लेवल के लोग थे उन्होंने फिर मुझे और कहीं दबोचा कि जैसे मैं अतिरिक्त कक्ष बनवा रही थी, और जिस दिन मेरे वो गड्ढे खुद रहे थे उसी दिन पहुंच गए, बोले इसमें आपने तरी तो करी नहीं, तो भैया सीमेंट तो डालने दे, गिट्टी तो डालने दे। तो आप बताओ हम क्या सॉल्यूशन दें इसका? क्योंकि हम लोग कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी जी, हमको तो बहुत सारी कमियां दिखती है, पर हम उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते। नहीं कर सकते, सही बात है। और आवाज़ उठाई ना तो मैं बोल रही ना कि रोड तरफ कोई नहीं देखा, सीधा नाम मेरे हस्बैंड के सब पास आपके गया कि मैडम को रोकिए, सब आपकी तरफ देखने लगे। और मेरा नाम उस आवेदन में कहीं से कहीं तक नहीं था। मैं तो 3rd% में थी, और मैं वो चोरी चोरी आवेदन बनवाया। मैंने बहुत एक लड़के को कहा भैया तू ये सारे मोहल्ले के लोगों के साइन सिग्नेचर करवा ले, और विधायक जी आएंगे उनको देना। मैं गई भी नहीं, पर मेरा नाम तो ओपन हुआ और मुझे खामियाजा भोगना पड़ा। आप सॉल्यूशन तो आप बताइए क्या करें हम? सॉल्यूशन तो मैं भी नहीं दे पाया। अगर मैं सॉल्यूशन दे पाता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। चलो, और कोई बताना चाहता है? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हम नहीं सुनिए, ये नहीं, ये एक एग्जाम्पल था, आप उसको अभी इतना सीरियसली मत लीजिए। ये जस्ट एग्जाम्पल था। तो जो भी गवर्नमेंट का जो भी चीज़ है, या फिर जो प्रॉब्लम्स है, प्रशासकीय प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, बट हमें उसमें नहीं जाना अभी, ना ही हमें पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि अगर हम उसमें गए तो और कीचड़ में जाते जाएंगे, तो हमें वो करना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है और इसका अगर हम सॉल्यूशन कुछ निकलना चाहते हैं, तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहली बात तो, अगर हम प्रॉब्लम की जड़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें हज़ारों जड़ दिखेगी। जैसे किसी ने करप्शन कहा, किसी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं है, किसी ने कहा कि जो चीज़ें उसके लिए यूज़ हुई है वो अच्छी नहीं थी, भ्रष्टाचार है, या जैसे मैम ने अपना एग्जाम्पल बताया। तो एक जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ में अनेक सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट। हम बोलते हैं कि किसी भी एक चीज़ के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। एकम सतो विप्रा बहुधा वदंती बोलते हैं ना, कि एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो हम जो भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं उसके अलग अलग जड़ हो सकती है, और जैसे अलग अलग जड़ हो सकती है, सॉल्यूशन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमने एक प्रॉब्लम समझी
और मैंने बोला कि ये सोल्यूशन है और यही रहेगा, राइट? तो ये सोल्यूशन हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम सोल्यूशन बिल्ड करने की तैयारी करेंगे, जब शुरू करेंगे, तो आपको ये सबसे पहला ये चीज़ करनी है, और यही आज का आपका होमवर्क है। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने, मैंने कल बोला था आपको कि घर जाने के बाद आप जब डिनर के टाइम पे मिलोगे तो एक बार डिस्कस कर लेना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह, तो कम से कम आज तो कर लेना। तो हमें क्या करना होगा कि मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ऐसा नहीं एक चीज़ के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई हम एग्जाम्पल ले सकते हैं? कोई एग्जाम्पल बता सकता है? वो तो मैं एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता, वो तो साइड में रख दिया मैंने। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? ये हाँ, कि स्टूडेंट का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो गया है और स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, मे बी 4-5 घंटे एक जगह पे बैठना भी नहीं चाहता, राइट? तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे पता है कि बहुत लोगों को अभी नींद आ रही है, बहुत लोग अभी मोबाइल फ़ोन पे है, आउट ऑफ द ब्लू है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ करके थोड़ा एंगेज करूँ, कुछ ना कुछ बातें करूँ कि ताकि आप भी एंगेज हो रहा है, राइट? सो ऐसे प्रॉब्लम्स तो है, बट मल्टीपल सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन वर्क करता है, कोई नहीं करता, तो हमें उसमें से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होता है तो वो हमें चूज़ करना होता है। जैसे आपने स्टूडेंट के अटेंशन स्पैम का एक एग्जांपल दिया, तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है कि आईसीटी इन एजुकेशन, आप आईसीटी टूल यूज़ करो, केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन करो, या फिर ऐसे बहुत सारे, या मिक्स्ड एजुकेशन करो, या उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड, एंगेज देम, इन्वॉल्व देम, राइट? ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अटेंशन स्पैम कम है और कैसे ना कैसे करके हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। तो यह मेरा कहना यही है कि हम जो भी सोल्यूशन अभी आप लेके आएंगे उसमें आपको यही करना है, मल्टीपल आइडियाज़ को डिस्कस करना है। जैसे सर आपने सुबह जो एग्जांपल दिया था कि सर ने बोला कि हम टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपने एक बोला कि दूसरा सॉल्यूशन, उसके सेम प्रॉब्लम का आपने दूसरा सॉल्यूशन बताया कि कटेड वेजिटेबल्स या सेमी प्रोसेस वेजिटेबल्स अगर मिल जाए तो वो जो टाइम का कांस्टेंट है कि घर में खाना नहीं बना पाते वो चला जाएगा, सेमी प्रोसेस फूड अगर मिल जाए। तो एक ही प्रॉब्लम है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं घर से दूर रहता हूँ और मुझे अच्छा खाना खाना है, बट मुझे अगर अच्छा खाना खाना है तो मैं खुद तो पका नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, या फिर इतना सब चीज़ें मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पहला ऑप्शन आपने दिया कि मैं आपका टिफ़िन लगा लूँ और मुझे घर जैसा खाना आप दे दोगे। दूसरा, अगर मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आपने दूसरा सॉल्यूशन दिया कि जो सेमी प्रोसेस या प्रोसेस फूड है वो मैं अपने यहाँ लेके आऊँ और वो मैं खुद बनाऊँ, राइट? रेडी टू कुक हो सकता है, या फिर सेमी प्रोसेस वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कटेड वेजिटेबल हो सकते हैं, तो वो मैं यूज़ करके मैं अपना खाना खुद बनाऊँ। तो एक ही प्रॉब्लम के 2-3 सॉल्यूशन आ गए। या मैं खुद अपना कुक रख लूँ, जो मैं उसको सब सामान ला के दूँ और वो कुक आएगा, वो खाना बनाएगा और मेरे लिए बना देगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमें ऐसा सॉल्यूशन चूज़ करना है जो सबके लिए फिजिबल हो, अफोर्डेबल हो, राइट? और सब वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ऐसा सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो वो जैसे जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो जनरली डायरेक्टली सॉल्यूशन लेके ही आते हैं। ये सब चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके पास जब कभी स्टूडेंट आएंगे तो स्टूडेंट ऐसे नहीं आते कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। स्टूडेंट ऐसे आते हैं, सर मैंने ना एक एप्लीकेशन बनाया है और ये मुझे अभी मार्केट में लॉन्च करना है, मुझे कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है, अच्छा एप्लीकेशन बनाए, किस लिए बनाया एप्लीकेशन? तो बताए कि ऐसा ऐसा करता है, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए बनाया है? स्टूडेंट ये सारी चीज़ें नहीं सोचता है कि कस्टमर के लिए हमारा कस्टमर कौन रहेगा, इससे सच में प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचता है। उसको बस ये होता है कि मैंने प्रोजेक्ट में आज ये बनाया है,
और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, दिखने में तो बहुत अच्छा है और ये मुझे अभी लॉन्च करना है। बट क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? अगर प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहा तो लोग आपको पैसे क्यों देंगे, राइट? और आपका कितना भी अच्छा कंटेंट हो, नेटफ्लिक्स जैसा एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स जैसा OTT प्लेटफॉर्म 199 रुपीज़ महीने में हमें मिलता है, जिसमें मैं हज़ारों मूवीज़ देख सकता हूँ, अनलिमिटेड कंटेंट मुझे मिलता है। तो आप ऐसा क्या एक एप्लीकेशन में लेके आओगे तो कि लोग आपको पैसे देने लगेंगे? क्योंकि बहुत सारे फ्री ऐप भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। तो जस्ट एक ऐप, और एप्लीकेशन बनाना पहले डिफ़िकल्ट था कि आपके पास डिग्री है, BCA MCA के स्टूडेंट करके आते थे। आजकल तो एजेंटिक AI, जैसे मैंने कल बात की, मैं 10 मिनट में आपको एक एप्लीकेशन बना के दे सकता हूँ। एक सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, 10 मिनट में मैं आपको सॉफ्टवेयर बना के दे सकता हूँ। वेबसाइट बनानी है, 2-3 मिनट्स में आपको मैं वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। 3 मिनट्स में मैंने ज़्यादा बोला, 1 मिनट में आपको पूरी वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। तो ये जो सारे स्किल थे, ये स्किल अभी आज ये स्किल नहीं रहे। आपने एप्लीकेशन बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेचना स्टार्ट करोगे। बिजनेस इज नॉट अबाउट बिल्डिंग, बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आपने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, बट दूसरा का अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर किसी काम का ही नहीं है। आपने एप्लीकेशन बनवाया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरों के क्या काम आ रहा है वो? मेरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या उससे? तब जाके मैं आपको पैसे दूंगा, राइट? जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी आ रहे हैं जो हमने ChatGPT की वगैरह बात की। तो ChatGPT जब आया तो मैंने ChatGPT का सब्सक्रिप्शन लिया, तो वो आता था 1900 रुपीज़ में। बट धीरे धीरे पता चला कि दूसरे भी AI है, तो मैंने दूसरे AI यूज़ करना शुरू किया। तो ChatGPT का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया क्योंकि मेरा उसका उतना यूज़ हो नहीं रहा था। तो मैंने क्लॉड यूज़ करना स्टार्ट किया। जब क्लॉड यूज़ करना स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि क्लॉड के जो रिस्पॉन्सेस है और जो क्वालिटी है या जो भी कंटेंट मुझे मिलता है, इट इज़ बेटर दैन ChatGPT। सो आई कैंसल्ड द सब्सक्रिप्शन ऑफ ChatGPT एंड आई हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लॉड नाउ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बेटर देगा, एक तो आपको ऐसा प्रोडक्ट लेके आना होगा जो पहले से बेटर हो और मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ठीक है? तो आप जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा और वो कुछ बना के लाएगा, तो उससे पहले उसको बोलो रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करो। देखो, आपको पहले ये बताना होगा कि आप जो बना रहे हो किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन कस्टमर है, और क्या वो कस्टमर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार है। अगर है तो आपका बिजनेस बन सकता है, अगर नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं बन सकता। दूसरी बात जी, CLAUDE ChatGPT है, बट थोड़ा अच्छा ChatGPT है। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी कोई आपके पास स्टूडेंट आए तो उसको हमें ये बताना है जो भी सॉल्यूशन बना रहे हो, उसका कस्टमर अच्छा, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, और वो फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है कि नहीं। ये जब तक आप नहीं ढूंढते तब तक बिजनेस नहीं बन सकता। तो आपके आइडियाज़ में जो भी आप बिजनेस आइडियाज़ आज डेवलप कर रहे हो, जिसके ऊपर सोच रहे हो, सबसे पहले यह सोचना है क्या उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो आप सोशल वर्क कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट अ सोशल वर्क क्लास, राइट? हम यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, हम यहाँ उद्यमता पढ़ रहे हैं। तो अगर हम नवाचार पढ़ रहे हैं, तो वो अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहला उसका ध्येय यही है कि क्या आप इसको कमर्शलाइज कर सकते हो। जो भी आइडिया है, जो भी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, जो भी सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, कैन इट बी कमर्शलाइज्ड? इफ इट कैन बी कमर्शलाइज, देन ओनली इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जाएगा, ठीक है? और जब तक उसको हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाते, वो खुद को अगर हम सोशल वर्क ही करने लगे और उससे अगर हम पैसे नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है हमारा, तो हमारा पर्पस सर्व नहीं हो रहा है जो हमें करना है। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है, आपको खुद से पूछना है, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो उससे आपको पैसा मिलेगा क्या, फाइनेंशियल वायबिलिटी।
ठीक है, अभी आप मुझे बताइए, कोई भी आपका आइडिया बताइए, और कैसे आपको लगता है कि इससे पैसे कैसे जनरेट होगा, इससे आपका बिजनेस कैसे बनेगा, वो आपको मुझे बताना है। सर, हमने जो बायोडिग्रेडेबल जो कार्ड बनाया है और जो साइबर टूल बना रहे हैं हम उसके लिए, तो उन दोनों में ही मतलब हमें बिजनेस मिलेगा। बिकॉज देखो, हमारी लागत 8 रुपये से भी कम की पड़ रही है और वो सब बेस्ट मटेरियल से हो रहा है। हमको केवल जो हम QR कोड जनरेट करेंगे ना, उसमें पैसा लगेगा, क्योंकि हमको लेमिनेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। और उससे जो भी हम जिस भी ग्राउंड पे जाएंगे, वहाँ हर स्थिति में हमको 27 रुपये का एक कार्ड पर फ़ायदा हो रहा है। 35 का कार्ड बेचेंगे हम, लागत आई हमारी 8 रुपये, तो 27 रुपये लागत कितनी है आपकी? 8 रुपये। 8 रुपये। हाँ, और 35 रुपये में आप बेच रहे 35 हैं। रुपये में, वो 35 रुपये में कोई भी लेगा, बिकॉज जो उसका मैसेज जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो हमने जो कस्टमर हमारे सोचे हैं 5 उसमें लेवल पर, वो 5 उसको पसंद करेंगे। जी, वेरी गुड मैम। और कोई बताना चाहता है ऐसे? उसमें सर जो ऐप है उसके माध्यम से जो कस्टमर है वो कॉल करता है, वो सीधे जो भी हमने जिनको जोड़ रखा है उनके पास जाता है, उसको पेमेंट भी उसको ही होता है। वो हमारे पास जो भी हमारा परसेंटेज फिक्स है वो उसका पेमेंट हमारे पास आ जाता है। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें कि वो पेमेंट हमारे पास आए और हम उसको रिटर्न करें, ये उस पर इनोवेशन चल रहा है। अच्छा, मतलब पेमेंट आपके पास नहीं आता? पेमेंट उसके पास जाता है, उसको अपडेट कर रहे हैं हम कि वो पेमेंट हमारे किसके पास जाता है? जो डायरेक्टली उसके पास जो सर्विस प्रोवाइड जो करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके पास। हाँ, वो तो हो सकता है, इजीली हो सकता है। हाँ, जी। आपको जस्ट जो पेमेंट गेटवे है, हाँ, उसको अपडेट जो पेमेंट गेटवे है उसमें आपका अकाउंट नंबर देना होगा। हाँ, हाँ, वो तो हो सकता है। जी। बट अच्छी आइडिया आपके, और इट इज़ गुड दैट यू हैव स्टार्टेड अर्निंग रेवेन्यू। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा है तो यू कैन स्केल इट अप, धीरे धीरे करके उसको बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो जो सॉल्यूशन है, अभी ये स्लाइड आप देखिए, जो भी सॉल्यूशन आप बिल्ड कर रहे हो, इसमें हम ये पैरामीटर्स पे कहाँ खड़े उतर रहे हैं ये हमें देखना है। हाउ डिस्टिंक्टिव इट इज़, कितना डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब कितना अलग हम उसको बना रहे हैं जो एग्जिस्टिंग। क्योंकि अगर हम जैसे सिंपल बात कर ले, वेफर्स की बात करें, तो वेफर्स तो हम घर पे भी बना सकते हैं, राइट, और बनाते भी हैं। बट फिर भी लोग जो है वो लेस के वेफर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर अभी बालाजी भी आ रहा है, तो उन्होंने क्या, एक जो मेरा फेवरेट फ्लेवर है क्रीम अनियन फ्लेवर उन्होंने लाया है, कि उसका थोड़ा क्रीम का स्वाद भी है, अनियन का भी है। बहुत लोगों का क्रीम अनियन फेवरेट होता है, राइट। तो वेफर्स तो हम सालों से खाते आ रहे हैं, बट जस्ट क्रीम अनियन ऐड करके उसमें थोड़ी हवा भर के और थोड़ा ग्रीन अच्छा सा डिस्टिंक्टिव पैकेजिंग करके उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और वो इतना जाता है, लोग इतना उसको यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, प्रोडक्ट कोई नया नहीं है, मतलब हज़ारों सालों से हमारे यहाँ वो चिप्स बनते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया, थोड़ा सा डिस्टिंक्टिवनेस कर दिया, तो वो अच्छा चलने लगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास आ सकते हैं, बट कोई बताना चाहता है? सेकेंड, हाउ विल इट वर्क, तो वो सॉल्यूशन काम कैसे करेगा वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट, काम कैसे करेगा। और लास्ट वन है, विच बेनिफिट विल यूजर एंजॉय, मतलब जो ग्राहक है उसके लिए उसका क्या फ़ायदा रहेगा, और कितने फ़ायदे होने चाहिए। नहीं, कौन से फ़ायदे होने चाहिए ग्राहक को, मैंने सुबह बताया था। हाँ, नहीं वो तो है, वो 4 तो है। बस जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम 3 चीज़ें देखते हैं ना, बस खुद के लिए नहीं देखते। जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया था, भूल गए? इमोशनल जॉब टू बी डन, इमोशनल, फंक्शनल एंड सोशल, राइट। आईफोन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फंक्शनल तो हो गया खाना, इमोशनल हो गया वो जो टेस्ट है, अलग टेस्ट है, और सोशल, किस सोसाइटी को हम क्या दिखाते हैं उससे। So what makes your product distinct? ये एक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू प्रपोजिशन, कि जो भी आप जिसको कस्टमर वैल्यू हम बोलते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं,
जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसको कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, कैसे उसको अच्छा लगने वाला है। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया लेस का, नॉर्मल चिप्स हम जो घर पे बनाते हैं और लेस का क्रीम अनियन है, मतलब मैं बोलता भी हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मैंने खाना चाहिए था आज, राइट। तो वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर उन्होंने तैयार किया है ना, वो एक वैल्यू क्रिएट की है उसमें कि वन फर्स्ट थिंग इज दैट यू रिमेंबर दैट टेस्ट इन योर माउथ, राइट। उसका जो पैकेजिंग है वो अलग है, तो वो जो पैकेजिंग वो टेस्ट जब उसमें ऐड करते हो तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है, और वो वैल्यू एडिशन मुझे फोर्स करता है कि मैं वो प्रोडक्ट ले लूँ। ऐसे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यार डिस्टिंक्टिवनेस के, कैसे उसमें आप वैल्यू ऐड करते हो। जैसे मैंने क्लॉड का एग्जांपल बताया कि क्लॉड और चैट जीपीटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट क्लॉड में रिस्पॉन्सेस अच्छे हैं चैट जीपीटी से, बट क्लॉड का जो चैट जीपीटी का जो सब्सक्रिप्शन था वो 1900 का था, क्लॉड का अगर मुझे लेना है तो 2300 का है, मतलब 500 रुपये ज़्यादा ले रहा है वो, फिर भी मैं देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सेस अच्छे हैं, राइट। सो डिस्टिंक्टिवनेस है कुछ ना कुछ। बट इफ़ यू आस्क मी टू गिव सब्सक्रिप्शन फॉर जेमिनाई, आई विल नेवर डू दैट, बिकॉज चैट जीपीटी से भी बकवास है वो, राइट। तो जेमिनाई के लिए मैं कभी पैसे नहीं दूंगा, बट अगर मुझे चैट जीपीटी से कुछ बेटर मिल रहा है तो मैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल है? मिल्क का भी है, राइट। ₹100 लीटर मिल्क भी है, राइट, जिससे वो हम टोन मिल्क बोलते हैं, या फिर दही में भी है, जैसे हमें, या फिर हनी में भी ऐसा होता है, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जिसको आयुर्वेदिक कह के बेचा जाता है, उसका पैकेजिंग अच्छे से किया जाता है, एडवर्टीजमेंट अच्छे से किया जाता है, और लोग सोचते हैं कि यह सच में नेचुरल प्रोडक्ट है और उसको लेने लगते हैं, राइट। यार जैसे नेचुरल हनी, पतंजलि, हाँ गिर गाय वाला घी, राइट। द डिस्टिंक्टिवनेस, और कुछ तो हम डिफरेंट कर रहे हैं, नमक वाला कोलगेट, चारकोल वाला कोलगेट, डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोलगेट में चारकोल आ जाएगा, कोयला डाल के बोल रहे कि हम कुछ नया कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट दे आर जस्ट प्लेइंग विद द माइंडसेट ऑफ कस्टमर्स, कि लोगों को आजकल क्या है, सब लोग अवेयर हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं या पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, और जी, तो ये इसके वजह से हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर हो सकता है इन सारी चीज़ों से। तो हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको अगर हेल्दी करना है तो हमें ऑर्गेनिक फूड की ज़रूरत है, तो हम ऑर्गेनिक के लिए बोलते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनिक कह के बेचने वाली चीज़ सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं ये भी हमें पता नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए आजकल मार्केट में, वो मतलब कॉस्मेटिक्स में भी क्या ममा अर्थ करके एक ब्रांड आया था, मैन मैटर्स करके ब्रांड आया है, कपीवा करके ब्रांड आया है। देर आर मेनी अदर सच ब्रांड्स, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ऑल दीज थियरीज कि हम सबसे नेचुरल प्रोडक्ट बेचते हैं, बट नो वन हैज़ टेस्टेड देम कि सच में नेचुरल बेचते हैं कि नहीं। बट एज पीपल हैव स्टार्टेड चेंज देयर माइंडसेट दैट वी नीड नेचुरल थिंग्स, they also started selling themselves or marketing themselves as a natural products, और लोग वो उनका, जी सर, हाँ उन्होंने कोविड का मेडिसिन भी निकाला था। मैं एक तो मैं वो एग्जांपल देना चाहता था बट मैंने रोक लिया कि मैंने सोचा एमपी में हूँ, वो भी इंदौर में हूँ। नहीं, मुझे बहुत फॉलोवर्स है एमपी में बाबा के। हाँ
हमारे यहाँ भी है, मतलब हमारे यहाँ नागपुर साइड में तो बहुत है, मतलब नागपुर और जी नागपुर में तो उनको बहुत बड़ी ज़मीन भी मिले, वो बहुत बड़ा प्लांट भी बनाया वहाँ पे, और बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द वॉट एवर दे क्लेम टू बी, और जब उनके ऊपर वो टेस्टिंग कराई गई तो पता चला कि वो सारे क्लेम्स फॉल्स थे। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही है। बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, और आप बोलते हैं कि जैसे चैट जीपीटी से क्लाउड ठीक है, चाहे 500 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी जब लेने जाते हैं तो सोचते हैं कि ऑर्गेनिक ले लें, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो लग रहे हैं, और आप बोल रहे हैं वो भी फ्रॉड हो सकता है। ज़रूरी नहीं, क्योंकि खेती करना अपन ने देखी क्या कि इसने ऑर्गेनिक कहाँ से लाया है, तो फिर विश्वास किस पे किया जाए? नहीं, आज विश्वास नहीं कर सकते हम। मुझे तो इसमें जाना ही नहीं कि आपका चॉइस क्या हो, आपका चॉइस कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी को नहीं, बेटर से बेटर, हाँ, सब लोग बेटर से बेटर चाहते हैं। नहीं, बट हम हमेशा बेटर से बेटर चाहते हैं, बट अभी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं। ये प्रॉब्लम तो यही है कि कोई भी प्रोडक्ट हम ले लो, हाँ, विश्वास के योग्य नहीं। तो विश्वास योग्य प्रोडक्ट हमें मिलते नहीं है। और किस पे विश्वास करें? वो जो कंटेंट लिखते हैं, हाँ। सच में वो कंटेंट है उसमें कि नहीं, ये भी हम नहीं। हाँ। क्योंकि सारे जो ब्रांड, डाबर से लेके सारे जो ब्रांड जो हनी बेचते हैं, तो सब क्लेम करते हैं कि हमारा हनी सबसे प्योर है, नेचुरल है, तो बट ये हमें टेस्ट करके पता चल जाता है वो क्या मेरा है। सवाल ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है कि जो बच्चे इस बिजनेस में उतरेंगे वो भी तो सोचेंगे कि हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट पे भी लोग शंका करें और मार्केटिंग ना हो। तो तो- the best distinction we can do is we can be real. That will be the best distinction in today's world. In the world where everyone is selling lies, if you could be if you really want to be distinct, be genuine, be real. तो ऐसा अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, मतलब मैं हिंदी में बताता हूँ कि ऐसी दुनिया में कि जहाँ सब लोग झूठ बेच रहे हैं, ऐसी जगह पे अगर हम कुछ सच और बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं, जेन्युइन लेके आ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर नहीं होगा? और वो जी घाटे में नहीं चली जाएगी वो, फिर उसकी कंपनी घाटे में तभी जाएगी जब वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। वॉट एवर यू आर क्लेमिंग, इफ यू आर मैचिंग विथ योर क्लेम्स ना, जस्ट रिश्तेदारों में वगैरह है सब रिश्तेदार है या जो उनके संपर्क में है, केवल वहीं तक पहुंच पा रहा है होगी, उनको बाकी आपको यहाँ लाना ब्रांड चाहिए नहीं था। बना पाए हो। हम जिस एरिया में रहते हैं सर, वो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग मतलब भैंस गाय इसका ज़्यादा पालन पोषण करते हैं। वहाँ गोबर जो है ओरिजिनल वो मिलता है। अगर ऑर्गेनिक खाद बनाना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे कम लागत में, और गवर्नमेंट तरफ से उसमें सब्सिडी भी मिलती है, हाँ, है ना। अब उसको पैक करके यदि आगे सेल किया जाए तो फिर वही बात आती है कि ऐसे ऑर्गेनिक खाद बहुत बिक रहे हैं और पता नहीं उसका रिस्पांस कैसा मिले कैसा नहीं, तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? नहीं, खाद तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं। हाँ। देखो इतनी एग्रीकल्चर, सारी कंपनियां बेच रही हैं कि जो बड़े बड़े किसान हैं उन्होंने कान पकड़ लिए कि इतना पैसा देके हम नहीं लेंगे ऑर्गेनिक। हमारे गांव में जब बुआई होती है उस समय बहुत लोग जाते हैं, बहुत कंपनियां जाती है और किसानों को इकट्ठा करती है, और किसान जाते समय उनको गाली बक के निकल जाते हैं कि मैं एक चीज़ कोई फायदा नहीं आपको, हुआ। एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारे इंडिया में जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उसके टाइम पे ही एक हरित क्रांति शुरू हुई थी, राइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, और तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था। हमें, आपको पता है कि अमेरिका से और बाकी कंट्रीज से गेहूँ और चावल आयात करने पड़ते थे, और वो हम यूज़ करते थे क्योंकि हमारे यहाँ जितनी हमारी अंतर्गत डिमांड है, जितना हमारे लोगों को लगता है खाना, उतना हम वहाँ अपने यहाँ की उपज नहीं होती थी। तो उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद नाउ वी आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑल द फ्रूट प्रोडक्ट्स। यू टेक इट राइस, वी आर द नंबर 1 एक्सपोर्टर। यू टेक इट wheat, we are the number 1 producer and exporter. You take it oil, edible oil, we are the number 1
इम्पोर्टर, वी आर नंबर वन कंज्यूमर, और वी आर द नंबर वन प्रोड्यूसर। मतलब हम ऑयल इतना खाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर एडिबल ऑयल अगर कहाँ बनता है तो वो इंडिया में बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो अगर कहीं सबसे ज़्यादा ऑयल अगर कोई इंपोर्ट करता है, मतलब आयात करता है, वो भी इंडिया करता है, क्योंकि हमारा तो हम खा ही लेते हैं, दूसरों के देश का भी हम खा लेते हैं, इतना ज़्यादा हम खाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था यहाँ से, अगर हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स और जो सारी चीज़ें ये यूज़ करना अगर बंद कर देंगे और सब अगर ऑर्गेनिक कर देंगे, तो हम 140 करोड़ पॉपुलेशन को फेड नहीं कर सकते, हम उनको खाना नहीं खिला पाएंगे, उतना उपज हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक जाते हैं, जैसे सिक्किम बिकेम ऑर्गेनिक स्टेट, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जहाँ यूज़ करना होता, वहाँ प्रोडक्शन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। जहाँ उनको 4 बोरी या फिर 1 टन 2 टन का माल वहाँ हो रहा है, वो 500 क्विंटल, मतलब 5 क्विंटल 6 क्विंटल पे आ जाएगा। और ये अगर हो गया तो हम मतलब इट इज़ व्हाट वी कैन से नेसेसरी एविल, जिसको ये टर्म यूज़ किया जाता है कि वी नो दैट इट इज़ नॉट गुड बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिकॉज अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो 140 करोड़ लोग भूखे मरेंगे। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, सब खाना चाहिए, बट इट इज़ अ नेसेसरी एविल, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस हम ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और जो भी फर्टिलाइजर्स है ये यूज़ करने ही पड़ते हैं। नहीं करेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, तो हमें उसमें उपाय नहीं है। बहुत बार इट वाज, मतलब हर बार हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मोरल ग्राउंड पे सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मोरल ग्राउंड पे अच्छा होगा, फिर भूखे मरना होगा, तो हमें ऑप्शन क्या है, जिंदा रहना है कि मोरल रहना है? सर किसान यदि चाहे भी कि मैं ऑर्गेनिक खेती करना हूँ तो उसको 5 साल तो लॉस में रहना पड़ेगा, और वो 5 साल अपने क्यों कमाएगा? सही, देखो, और अकेला व्यक्ति क्यों to कमाएगा? declare a land as an organic land, you have to you don't have to use any fertilizer, pesticide, herbicide for at least 3 years, तब वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, और उसके बाद में आप जो प्रोडक्शन चालू करोगे दैट विल बी टर्म एज ऑर्गेनिक, और उसके बाद में ऑर्गेनिक बनना चालू हो जाएगा। बट आपका जो प्रोडक्शन है ये सब करने के बाद, अगर आपका प्रोडक्शन 2 टन था तो वो 700-800 क्विंटल पे 7-8 क्विंटल पे आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा। आपको प्राइस में भी अच्छी मिल सकती है, बट इन दैट वे व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम ये सब करते हैं तो हम अपने 140 करोड़ पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएंगे। सो फ्यू थिंग्स आर लाइक नेसेसरी एविल्स। यस सर। बड़वा जो है, बड़वा और चोरल के बीच में एक किसान है, वो पहले बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पर उसने वहाँ की जॉब छोड़ के यहाँ पे सब्जियाँ उगाने का काम चालू करा है, और उसकी सब्जियाँ जो है वो ऑर्गेनिक है, और वो यहाँ लोकल में इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि उनको बाज़ार में तो ऐसा ठेला नहीं लगा पाते, लार्ज स्केल पे है तो इतना रेट मिलता नहीं, तो वो मल्टी सिटी में, बड़ी बड़ी सिटियों में जाता है तो उनके रेट हाई है, पर वो ऑर्गेनिक है। मतलब वहाँ पे मजदूर बाकायदा जैसे सूत मिल में होते हैं, पूरे लगा के ग्लव्स वव्स में पहन के, और एक बार पहले बाथरूम में पहले उनको एक बार नहलाते हैं, उसके बाद में सब्जियां उनको तोड़ने के लिए बाकायदा सब्जी को टच नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉलीथीन में डालते हैं। तो ऑर्गेनिक है उत्पादन, पर भाव अपन सस्ते के पीछे जाते हैं। नहीं, मैं जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ना, कौन सा ब्रांड का, कैडबरी का हम डिस्कस कर रहे थे कि कैडबरी 10 रुपये में भी आती है, 20 रुपये में भी आती है, 40 रुपये में आती है, 200 रुपये में भी आती है, राइट? तो क्या होता है कि अलग अलग इनकम ग्रुप हैं, वो जो सब्जियां है वो एक इनकम ग्रुप अफोर्ड कर सकता है जो मॉल में जाता है या सिटीज़ में रहता है, बट एक दूसरा इनकम ग्रुप वो भी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट? तो उनके लिए तो हमें वो सारी चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेगी। ऑर्गेनिक जैसे आपको अगर पता होगा, मूंगफली है फॉर एग्जांपल, मूंगफली का रेट क्या है वैसे 1 kg का? 70 रुपये से 150 रुपये। वही आप अगर ऑर्गेनिक लेते हो तो 300-400 रुपये आता है 1 kg, राइट? तो हर एक चीज़ में ऐसे अगर है तो अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी। सो यू कैन मेक इट डिस्टिंक्ट बाय मेकिंग इट ऑर्गेनिक। हम बहुत ज़्यादा टॉपिक से बाहर गए हैं, बट ठीक है, मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। मैम यहाँ आए हैं
और मुझे यहाँ पीछे जो कोऑर्डिनेटर्स बैठे वो भी इशारे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप उतर जाओ यहाँ से। सो मैं जल्दी उतरने की कोशिश करता हूँ। तो हम ये टॉपिक इसके लिए हमने डिस्कस किया क्योंकि ऑर्गेनिक फूड का बार बार हम जिक्र कर रहे थे, और हम अभी जो बात कर रहे थे वो सोल्यूशन की बात कर रहे थे। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, कस्टमर आइडेंटिफाई किया। अब जो सोल्यूशन हमें डिज़ाइन करना है वो ऐसे होना चाहिए कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस सोल्यूशन के लिए लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी होने चाहिए, राइट? कमर्शलाइजेशन, अगर आपका सोल्यूशन कमर्शलाइज नहीं हो सकता तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, राइट? तो जो भी आप सोल्यूशन अभी कल लेके आओगे, क्योंकि कल आप बाय एंड ऑफ द डे आपको कल प्रेजेंट भी करना है, एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ें तो, कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपका कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है और आपका सोल्यूशन क्या है। एटलीस्ट इतना तो आपको प्रेजेंट करना है कल। और कुछ चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें भी हम सीखेंगे कि कौन से फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कल सीखेंगे। बट आज के लिए इतना ही है। सॉल्यूशन जो डेवलप आप जो करोगे, मतलब आपको जाना नहीं है दूसरे सेशन से, मेरा सेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो जो भी सॉल्यूशन स्टेटमेंट आप बना के आओगे, उसके लिए आप बस ये ध्यान में रखना कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें से बेस्ट चूज़ करना है। और आपका जो सॉल्यूशन है वो कमर्शलाइजेशन उसमें पॉसिबल होना चाहिए। अगर वो कमर्शलाइज होता है तभी वो एंटरप्रेन्योरियल सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सोशल वर्क हो जाएगा। थैंक यू। ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for such a wonderful session.